अनीता तीसरी बार मां बनने वाली थी। इस बार तो उसने दिन रात भगवान से यही प्रार्थना की थी कि उसके यहाँ पर बेटी हो। जिस दिन उसको बच्चा हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि उसको बेटा हुआ है। ये सुनकर अनीता बहुत दुखी हो गई। उसे बड़ा चाव था कि उसके यहाँ पर एक बेटी हो। जब वो अस्पताल से घर आती है, इसमें दुखी होने की क्या बात है? भगवान की यही मर्जी थी। एक बेटी हो जाती तो मेरे अरमान पूरे हो जाते। पहले से दो दो बेटे तो थे ही हमारे पास। अनीता की बात का सुरेंद्र के पास कोई जवाब नहीं था। सुरेंद्र एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। उन्हीं के यहाँ पर सीमा नाम की एक नौकरानी काम करती थी, जो उनके यहाँ पर काफी समय से काम कर रही थी। वो इस समय 9वें महीने से गर्भवती थी। उसके पति का निधन पिछले महीने एक कार एक्सीडेंट में हो गया था। तब अनीता ने उसे बहुत हौसला दिया और उसे ये तक भी कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक दिन अनीता का ड्राइवर भागता हुआ अनीता के पास आया। मालकिन सीमा को भी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। अच्छा, तो जल्दी से गाड़ी निकालो और साहब को भी बता दो। सीमा को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां वो एक बहुत ही प्यारी सुंदर बेटी को जन्म देती है। अनीता जब उसकी बेटी को देखती है तो बस देखती रह जाती है। तुम कितनी भाग्यशाली हो सीमा, तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई है। देखो तो कैसी चांद सी सुंदर बेटी है। आप मुझे भाग्यशाली कह रही हैं मैडम। बेटी को जन्म दिया, बेटी के जन्म से पहले उसके पिता का देहांत हो गया। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि इसे पालूंगी कैसे। बड़ी हो जाएगी, इसकी शादी भी करनी होगी, तब इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी। मुझ गरीब पर तो भगवान ने दोहरी मात दे दी है। अनीता सीमा को घर ले आती है। सीमा की कही हुई बातें अनीता के दिल को लग गई थी। वो एक दिन सुरेंद्र से कहती है, एक मैं हूं जिसे बेटी चाहिए थी और भगवान ने नहीं दी, और एक अनीता है जिसको बेटी मिली है पर वो खुश नहीं है। आप उससे बात करो। अगर वो हमें अपनी बेटी गोद दे दे, फिर उसकी भी टेंशन खत्म हो जाएगी कि वो अपनी बेटी को कैसे बड़ा करेगी और कैसे उसकी शादी करेगी। तुम भी कमाल करती हो। भला वो अपना बच्चा तुम्हें क्यों देगी? उसके पति की वो आखिरी निशानी है। वो हमारे यहाँ रहती है, हम उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। उन दोनों के बीच की बात को वहां की एक और नौकरानी सुन लेती है। वो सीमा के पास जाती है और, तू बड़ी किस्मत वाली है सीमा। तुम्हें पता है मैडम कह रही थी कि तुम्हारी बेटी को गोद ले लेते हैं। मेरी बात मान तो अपनी बेटी उनकी गोद दे दे। सच कह रही हूं, बड़े नाजों में पलेगी और तू अपनी बेटी को रोज देख भी सकेगी। अभी तेरी उम्र ही क्या है। मैं तो कहती हूँ बेटी मालकिन को गोद दे दे और दूसरी शादी करके अपना घर बसा ले। ये तू क्या कह रही है? मैंने तो बस दुखी होकर वो बात मैडम से कह दी थी। तो इसमें बुराई क्या है? तू खुद ही सोच। तेरी आंखों के सामने इतने बड़े राजमहल में तेरी बेटी हंसते खेलते बड़ी हो जाएगी। छोटी छोटी चीजों के लिए उसे तरसना नहीं पड़ेगा। और इतने अमीर घर की बेटी की शादी भी तो सोच कितने अमीर घर में होगी। नौकरानी की बात सुनकर सीमा सोच में पड़ जाती है। फिर जिस दिन अनीता सीमा से बात करती है, मेम साहब ये तो आपका करम है मुझ पर, जो आपने मुझ गरीब के बारे में इतना सोचा। सीमा मुझे गलत मत समझना। मैं सच कह रही हूँ, मुझे बड़ा चाव था कि मेरे यहाँ बेटी हो, लेकिन मेरे यहाँ तीसरा भी बेटा हुआ। मैं तुमसे तुम्हारी बेटी को मांग रही हूँ। तुम खुद ही सोचो, इतने बड़े घर में पलेगी, 3 3 भाई उसका सरमाया बनेंगे, फिर ऊंचे खानदान में उसकी शादी होगी और तेरी आंखों के सामने ही वो रहेगी। अनीता की एक एक बात सीमा को सच लग रही थी। वो आखिर में इस बात के लिए राजी हो जाती है और अपनी चांद सी बेटी अनीता को गोद दे देती है, जिसका नाम बड़े प्यार से सौम्या रखा जाता है। अनीता जैसे ही उसे गोद लेती है, उसका अलग से कमरा तैयार करवाती है। उसके लिए सुंदर सुंदर ढेर सारे कपड़े और खिलौने लेकर आती है। उसके लिए चांदी का पालना लेकर आती है। सीमा जब अपनी बेटी का कमरा देखती है, उसके ठाट बाट देखती है तो खुश हो जाती है। समय थोड़ा और आगे निकल जाता है और सौम्या 5 साल की हो जाती है। तब उसके स्कूल के एडमिशन के लिए सुरेंद्र एक बहुत अच्छे स्कूल को चुनता है। तुम्हें पता है सीमा, तुम्हारी बेटी के लिए मालिक ने अपने शहर का सबसे बड़ा स्कूल चुना है। तुम्हें पता है वहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो अपनी जिंदगी में भी बहुत कामयाब होते हैं। सचमुच में भगवान का बड़ा करम है मुझ पर, जो मुझे इतने अच्छे मालकिन और मालिक दिए हैं। सौम्या का एडमिशन हो जाता है। अब रोजाना सीमा उन चारों बच्चों को स्कूल जाते हुए और आते हुए देखती है और सारे काम उनके वो खुद संभालती। जब वो अपनी बेटी का कमरा ठीक करती तो हमेशा भगवान को धन्यवाद देती कि उसकी बेटी इतने अमीर घर में है। सौम्या बहुत ही प्यारी बच्ची थी। उसकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी कि अनीता और सुरेंद्र जब भी उसे देखते, उनकी सारी टेंशन दूर हो जाती है। एक दिन सीमा रसोई में खाना बना रही थी कि तभी सौम्या अनीता के पास जाकर बोलती है,
मम्मी मम्मी, मुझे भी ये सफेद घोड़ा चाहिए जो टीवी में दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो हमारी प्यारी बिटिया को ये घोड़ा चाहिए? ठीक है, आने दो तुम्हारे पापा को, मैं उनसे बात करती हूँ। तब भागते हुए सौम्या रसोई में जाती है और सीमा से खाने के लिए कहती है। क्या चाहिए मेरी प्यारी बिटिया को? मुझे पकौड़े खाने हैं, बहुत टेस्टी टेस्टी वाले पकौड़े। ठीक है मेरी प्यारी बिटिया, तुम वहां जाकर बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए पकौड़े बनाकर लाती हूँ। कई दिन बीत जाते हैं, पर सौम्या के दिमाग से वो घोड़ा नहीं निकलता। वो अपनी मम्मी को हर वक्त उस घोड़े की याद दिलाती रहती है। फिर एक दिन वो घोड़ा दोबारा से जब टीवी पर दिखाई देता है तो सौम्या रोने लगती है। मैं कुछ नहीं जानती, अभी के अभी ऑफिस से वापस आओ। तुम्हें पता है मेरी बेटी कितना रो रही है। मैंने कहा था तुमसे कि उसे घोड़ा चाहिए, पर तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। ठीक है, परसों उसका जन्मदिन है, ये उसके जन्मदिन का तोहफा हो जाएगा। मैं परसों उसकी पसंद का घोड़ा दिला दूंगा। सीमा उनकी बातें सुनकर, हे प्रभु, मैंने कौन से अच्छे कर्म किए थे जो मेरी बेटी की किस्मत इतनी अच्छी निकली। सीमा का छठा जन्मदिन था। बहुत सारे लोग जन्मदिन पर आए हुए थे। सौम्या के तीनों भाई भी बहुत खुश थे। तभी सुरेंद्र वहां पर एक सुंदर सफेद घोड़े को लेकर आता है, जिसे देखकर सौम्या बड़ी खुश हो जाती है और सीमा तो हैरानी से घोड़े को और सौम्या को देख रही थी। राजकुमारी सी जिंदगी है मेरी बेटी की। अच्छा हुआ मैंने मालकिन और मालिक को अपनी बेटी गोद दे दी। मालकिन के तीनों बेटे सौम्या को अपनी पलकों पर रखते हैं। देखते ही देखते समय पंख लगाकर उड़ रहा था और सौम्या और उसके तीनों भाई अब जवान हो चुके थे। अब तीनों भाई अपनी बहन का बहुत ख्याल रखते। आने जाने के लिए सौम्या के साथ हमेशा कोई ना कोई भाई साथ रहता। बड़े भैया, किसी दिन तो मुझे अकेले जाने दिया करो। जब देखो साया बनकर मेरे आसपास मंडराते रहते हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी फूल सी नाजुक बहन को बाहर की दुनिया की नजर लग जाए। बस करो भैया, हमेशा मेरा पहरा देते रहते हो। किसी दिन तो मुझे भी खुली हवा में सांस लेने दो। तभी वहां पर मंचला भाई आ जाता है। सौम्या, तुम हमारी इकलौती बहन हो और हम तुम्हें पहरे में नहीं रखते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारी बहन सारी दुनिया घूमे फिरे, लेकिन उसे आँच ना आए। सीमा जब उन लोगों की बातें सुनती है तो बहुत खुश होती है। फिर एक दिन दोनों बड़े भाइयों की शादी हो जाती है। शादी में सौम्या इतनी महंगी ड्रेस पहनती है कि सीमा हैरानी से उसे देख रही थी। कहाँ दे पाती मैं इसको इतना ऐशोआराम। आज मेरी बेटी कैसी सुंदर दिखाई दे रही है, इतने महंगे कपड़े और सबका लाड दुलार। ऐसे क्या देख रही हो सीमा? तुम्हें क्या यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी बेटी राजमहल में पल रही है? मैं तो बहुत खुश हूँ। बस एक बार इस सौम्या के मुंह से माँ सुन लो। ये क्या सपना देख रही है? क्यों उसे बताना चाहती है कि तू उसकी माँ है? जिस दिन उसे ये पता चला तो सच कहती हूँ वो अंदर से टूट जाएगी। मत बता उसे कभी भी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि तभी एक दिन सौम्या अपने छोटे भाई के साथ छत पर थी। तभी दोनों बहन भाई में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। छोटा भाई जैसे ही सौम्या को पकड़ने के लिए भागता है, सौम्या छत की छोटी दीवार पर जाकर अपना बैलेंस खो देती है और नीचे गिर जाती है। गिरते ही वहां के नौकर उसे देख लेते हैं। उसके सर से खून निकल रहा था। जल्दी जल्दी सब लोग उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। आखिर तुम्हें उसे डराने की जरूरत क्या थी? अगर सौम्या को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। सीमा भी वहीं पर खड़ी हुई रोई जा रही थी कि तभी डॉक्टर ने कहा, काफी खून बह गया है, हमें ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए। आप में से जिसका भी है वो जल्दी से दे दीजिए। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। घर में किसी का भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव नहीं था। तब सीमा आगे आती है। डॉक्टर साहब, मेरा सारा खून ले लो, लेकिन मेरी बच्ची को बचा लो। सीमा के ऐसा बोलते ही तीनों भाई चौंक कर सीमा की तरफ देखते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, सीमा का ब्लड ग्रुप उससे मिलता होगा, आखिर वो माँ है उसकी। डॉक्टर सीमा को ले जाते हैं और तीनों भाई जब सुरेंद्र और अनीता से पूछते हैं तो वो सौम्या की सच्चाई बता देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद सौम्या ठीक होकर घर आ जाती है और जब उसे पता चलता है कि सीमा ने उसे अपना खून दिया है तो वो अनीता पर बहुत गुस्सा हो जाती है। मम्मी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? सीमा नौकरानी ने मुझे खून दिया है? आपने ऐसा कैसे होने दिया? एक नौकरानी का खून अब मेरी रगों में दौड़ेगा? सीमा भी सफाई कर रही थी, बाकी सब नौकर भी थे। ये सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बच्ची, तेरी जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती थी और तुम्हारा ब्लड ग्रुप भी तो ओ पॉजिटिव था, सीमा का भी, इसलिए तुम्हें उसका ब्लड दिया गया। एक नौकरानी से खून लेने से तो अच्छा होता कि मैं मर जाती। भगवान न करे मेरी बच्ची, तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरी बच्ची बोलने की? शक्ल देखी है तुमने अपनी? पता नहीं कहां से उठकर आ गई हो। सौम्या सीमा की बहुत बेइज्जती करती है। कुछ देर तक तो अनीता चुपचाप बैठी रहती है, फिर खड़ी हो जाती है और सौम्या को एक थप्पड़ मार देती है।
चुप करो। इस दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर बड़ा नहीं किया था मैंने। तुम सीमा का एहसान मानने से तो रही, उल्टा उसे सुना रही हो। मत भूलो, अगर सीमा ना होती तो तुम भी इस दुनिया में ना होती। क्या मतलब है मम्मी तुम्हारा इस बात से? यही कि तुम हमारी सगी बहन नहीं हो, तुम्हारी माँ सीमा है। ये सुनकर सौम्या चुप हो जाती है। वो कभी अनीता की तरफ तो कभी सीमा की तरफ देख रही थी। तब सुरेंद्र उठता है और सौम्या को प्यार से समझाता है और उसे सारी हकीकत बता देता है, जिसे सुनने के बाद सौम्या को बड़ी शर्मिंदगी होती है और वो, मुझे माफ कर दो माँ। नहीं मेरी बच्ची, माफी मत मांग। तूने मेम साहब और साहब का बहुत दिल दुखाया है, माफी उनसे मांग। फिर सौम्या अनीता और सुरेंद्र से माफी मांगती है। तब अनीता, सुरेंद्र और तीनों भाई उसे गले लगा लेते हैं। तब सौम्या हाथ के इशारे से सीमा को भी अपने पास बुलाती है और उसे भी गले लगा लेती है। इस तरह अब सारी हकीकत जानने के बाद भी सारे भाई सौम्या से बहुत प्यार करते हैं। सावित्री ने तीसरी बार भी कन्या को जन्म दिया तो घर में खुशियों की जगह जैसे मातम सा छा गया। सावित्री को पूरा विश्वास था कि इस बार बेटा ही पैदा होगा, परंतु हाय किस्मत, सावित्री ने फिर से बेटी को जन्म दिया। सावित्री की सास शीला बड़े गुस्से में थी। अरे बहू, अपने फूटे भाग लेकर तुझे मेरे ही बेटे के पल्ले पड़ना था। अब मेरा गरीब बेटा 3-3 बेटियों की शादी कैसे कर पाएगा? सास की बात सुनकर सावित्री रोने लगी। सावित्री का पति सतपाल अपनी माँ से कहता है, माँ, इसमें इस बेचारी का क्या दोष? ये तो भगवान की देन है। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे जोरू के गुलाम, तू तो अपनी बीवी की ही पैरवी करेगा। मैं पोते का मुंह देखे बिना नहीं मरने वाली। दूसरा ब्याह रचाऊंगी तुम्हारा, समझा? माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो? अब मेरी दूसरी शादी की बात करती हो? अभी क्या मेरी उम्र है दूसरी शादी करने की? अब अगर मेरी दूसरी शादी की बात की तो मेरे मुंह से कड़वी बात ही सुनोगी। लो देखो, अरे क्या जमाना आ गया है। अब अपना बेटा ही भली बुरी सुनाने की बात कर रहा है। सतपाल घर से बाहर चला गया। शीला भी अपने कमरे में चली गई। सावित्री ने अपनी माँ को अपने घर बुलाया हुआ था। सावित्री की माँ लाजो देवी सब देख सुन रही थी। बेचारी क्या कहती, चुप बैठी रही। सावित्री बेटी, देखो तो कितनी सुंदर लग रही है ये। माँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये भी शायद खराब किस्मत लेकर पैदा हुई है। देखो ना, इसके सर में ये गुम्मड़ जैसे ना जाने क्या है। देखो तो ये क्या हो गया है? लाजो ने गुम्मद को हल्का सा दबाया तो बच्ची रोने लगी। बेटी, अब क्या होगा? बेटी पैदा होने से एक तो घर में वैसे ही सब नाखुश हैं। अब ये गुम्मड़, एक नई मुसीबत पैदा हो गई। शीला ने अभी तक बच्ची को देखा तक न था। बेटी पैदा हुई है सुनकर उसने मुंह फेर लिया था। इसलिए लाजो देवी और सावित्री ने किसी को कुछ नहीं बताया। शीला देवी सतपाल से कहती है, सतपाल, अपनी सास से कहो अपनी बेटी को अपने घर ले जाए। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखती हूँ और तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी। माँ, तुम भी कैसी बात करती हो? भगवान के लिए आप चुप रहो। अरे मैं क्यों चुप रहूं? तू नहीं कह पाएगा, मैं ही कह कर आती हूँ। और शीला देवी सावित्री के कमरे में चली जाती हैं और, लाजो जी, अपनी बेटी को अपनी इन 3 लाडलियों के साथ अपने घर ले जाइए। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। शीला जी, ऐसा न कहिए। मैं गरीब विधवा अकेली औरत इन सबको कैसे पालूंगी? आप चाहें तो अपने बेटे की दूसरी शादी कर लीजिए। मेरी बेटी भी एक तरफ पड़ी रहेगी, मेहनत मजदूरी करेगी, घर खर्च चलाने में सहयोग करेगी। तभी शीला की नजर बच्ची के गुम्मड़ पर पड़ गई। उसे देखकर शीला देवी का पारा बहुत चढ़ जाता है और वो गुस्से से बोलने लगती है, हे राम, ये क्या? ये कौन सा रोग लेकर पैदा हुई है ये लड़की? कहकर शीला देवी रोने लगी। अब तो मैं इनको एक पल भी नहीं रखने वाली। कहकर वो दंदनाती हुई वहां से चली गई। दूसरे ही दिन सुबह सतपाल और सावित्री बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर गए। सतपाल जी, बच्ची का सीटी स्कैन करना पड़ेगा। 3000 का खर्चा आएगा। डॉक्टर साहब, मेरे पास अभी इतने रुपए नहीं हैं। मैं रुपयों की व्यवस्था करके कल फिर आऊंगा। ठीक है, परंतु ये गुम्मड़ फट गया तो बच्ची की जान भी जा सकती है। और हाँ, बच्ची का ऑपरेशन करना पड़ेगा।
तो इसमें खर्च कुछ ज्यादा आएगा। सतपाल कुछ नहीं बोला। असहाय सा अपनी बीवी और बच्ची की तरफ देखने लगा जैसे रो पड़ेगा। घर वापस आकर सावित्री ने जब सारी बात अपनी माँ लाजो देवी को बताई तो माँ बेटी ने आपस में सलाह करके ये फैसला किया कि लाजो बच्ची को अपने साथ अपने घर ले जाएगी। सतपाल भी इस बात के लिए राजी हो गया। शीला भी खुश हो गई। चलो बला टली। माँ, मैं इसको अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकती। तुम्हारे पास मर जाएगी तो मैं यहीं पर 2 आंसू बहा लूंगी। लाजो देवी 3 दिन की बच्ची को अपने घर लेकर आई तो गांव की औरतें तरह तरह की बातें करने लगी। लाजो किस किस का मुंह थामती। दूसरे दिन लाजो बच्ची को लेकर वैद्य जी के पास गई। लाजो बहन, मैं गारंटी तो नहीं देता, कोशिश करके देखता हूँ। भगवान ने चाहा तो ठीक हो जाएगी। ये लो, इस पाउडर का लेप बनाकर रात को जब बच्ची सो जाए तो गुम्मट पर लगा देना, पट्टी बांध देना। वैद्य जी और लाजो के 1 महीने के अथक प्रयास से बच्ची ठीक होकर हंसने खेलने लगी। गाय के दूध में पानी मिलाकर दूध देकर लाजो किसी तरह बच्ची को जीवित रखे हुए थी। लाजो ने बच्ची का नाम सिमरन रख दिया था। दिन गुजर रहे थे। बच्ची अब बड़ी हो गई थी। विधवा पेंशन तथा खेतीबाड़ी से लाजो का खर्चा पानी चल रहा था। एक दिन सावित्री माँ के घर बच्ची को देखने आई। माँ, ये कितनी बड़ी हो गई है। तुमने बचा लिया माँ इसको। सिमरन, इधर आ बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूं। नहीं नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ तो ये है, कहकर सिमरन लाजो देवी से लिपट गई। आप कहाँ से आई हैं और आप मेरी माँ को माँ क्यों कह रही हो? क्या तुम भी मेरी माँ की बेटी हो? लाजो और सावित्री सिमरन की बात सुनकर हंसने लगी। इस तरह सिमरन अब 14 वर्ष की हो चुकी थी। अब वो 9th क्लास में पढ़ रही थी। सतपाल और सावित्री सिमरन से मिलने आते रहते थे, परंतु वो सिमरन को कभी अपने घर लेकर नहीं गए, क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं था। घर कच्चा था। सिमरन से बड़ी बहन 10th क्लास में फेल होकर घर में बैठी थी और सबसे बड़ी बहन ने तो स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था। अपने पापा को सिमरन सतपाल अंकल कहती थी। सिमरन को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। उसके दूर की क्रिकेटर माँ ने सिमरन की कोचिंग भी लगवा रखी थी। 12th क्लास की बोर्ड परीक्षा में सिमरन ने प्रदेश भर में टॉप किया। साथ ही अब वो स्टेट क्रिकेट टीम की कप्तान ही नहीं बल्कि उसकी टीम चैंपियन भी बन चुकी थी और अब तो उसका नेशनल विमेंस क्रिकेट टीम में सिलेक्शन भी हो चुका था। सिमरन के पास अब धन, यश, कीर्ति सब था। लाजो देवी अब बहुत खुश रहती थी। आज वो पहली बार अपने असली घर, अपने माँ बाप के पास आई थी। उसे अब पता चल चुका था कि उसके असली माता पिता सतपाल और सावित्री ही हैं। सिमरन सबसे मिलकर बहुत खुश हुई, परंतु घर की दशा देखकर उसे रोना आ रहा था। आंटी, मैं जल्दी ही आपके घर को पक्का करवा दूंगी। एक दिन अचानक लाजो देवी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। सिमरन वहां अब अकेली हो गई थी। कुछ दिन के लिए वो अपने घर, अपने माता पिता के पास आकर रहने लगी थी। अब वो सतपाल और सावित्री को पापा माँ कहने लगी। माँ, मुझे अपनी आगे की परीक्षा के लिए शहर जाना है, जो अगले ही हफ्ते है। ठीक है बेटी, जैसा तू ठीक समझे। सिमरन अगले ही दिन सबसे आशीर्वाद लेकर वहां से चली जाती है। उसी शाम सतपाल के पास वहां का सेठ आ जाता है और सतपाल से कहता है, सतपाल, देख भाई, तूने बहुत साल पहले जो पैसे लिए थे अभी तक वापस नहीं दिए हैं, इसलिए तुझे अब यह घर खाली करना होगा। ये क्या बोल रहे हो सेठ जी? मैंने तो तुम्हारा एक एक पैसा वापस लौटा दिया है, वो भी ब्याज के साथ। तो भाई ये सब कागज का झूठे हैं, और उनके ऊपर ये देख जो तेरे दस्तखत हैं वो भी झूठे हैं क्या? क्या बात है सतपाल, ये सेठ क्या बोल रहा है? माँ, ये सेठ झूठ बोल रहा है। मैंने इसके सारे पैसे दे दिए हैं, पता नहीं ये कहाँ से झूठे कागजात ले आया है। मैं तुमको बस 1 महीने का समय देता हूँ सतपाल, और उसके बाद मेरे आदमी यह मकान खाली करवा लेंगे। मैं ऐसे ही नहीं इस गांव का मुखिया बन गया हूँ। वो सेठ सतपाल को धमकी देकर वहां से चला जाता है और अब सतपाल बहुत ही चिंता में आ जाता है कि अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी और जवान बेटियों को लेकर कहाँ जाएगा। वो सेठ इसी तरह गांव वालों की जमीन को हड़प करके पैसा अपने पास इकट्ठा कर रहा था। बेटा सतपाल, अब हम क्या करेंगे? तुम पुलिस में जाकर रपट करवा दो कि सेठ झूठ बोल रहा है।
माँ, इस सेठ के खिलाफ जाना इतना भी आसान नहीं है। अब तो भगवान ही कुछ करे तो करे, वरना अब कोई भी रोशनी की किरण नहीं दिखाई दे रही। 1 महीना भी बीत जाता है और फिर सेठ अपने बदमाशों के साथ वहां पहुंच जाता है और सतपाल का घर खाली कराने लगता है। चलो उठाकर घर से बाहर गिरा दो सारा सामान। नहीं सेठ जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? मेरी बूढ़ी माँ है, मेरी 2 जवान बेटियां हैं। ये तू सोच कि कहाँ जाएगा इन सबको लेकर। मुझे अपना पैसा चाहिए बस। जो भी घर से बाहर ना निकले उसको भी धक्के देकर बाहर निकाल दो। सेठ के आदमी घर में जाने लगे कि तभी पुलिस की गाड़ी वहां पर आकर रुकती है और एक पुलिस अफसर वहां पर आ जाती है। और वो पुलिस अफसर और कोई नहीं, सतपाल की छोटी लड़की सिमरन थी। वो अपनी मेहनत से पुलिस अफसर बन गई थी। क्यों सेठ जी, आपसे पैसा ब्याज पर लिया था मेरे पिताजी ने और वो आपको वापस नहीं मिला, क्या ये सही है? सेठ डर गया था और डर के कारण कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो पुलिस को सारी बात बताने लगते हैं कि किस तरह से ये लालची सेठ सबकी जमीन पर कब्जा कर लेता है। सेठ जी, कल तक का समय देती हूँ, सब गांव वालों की जमीन वापस कर देना, वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी। सेठ पुलिस के डर से सबकी जमीन वापस कर देता है और सारे गांव वाले भी अब खुश थे। शीला देवी बहुत खुश थी। वो सिमरन के पास आकर बोलती हैं, बेटी, मुझे माफ कर दे। तेरे पैदा होने पर मैंने तेरी माँ को बहुत बुरा कहा था। मुझे माफ कर दे बेटी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है दादी। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि लड़की भी लड़कों से कम नहीं होती। आज लड़कियां भी देश की प्रधानमंत्री बन रही हैं, हवाई जहाज चला रही हैं, पुलिस में हैं। आपको अपनी सोच अब बदलनी होगी। हाँ बेटी, आज तूने ये साबित कर दिया कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। दोनों दादी पोती गले मिलती हैं और सावित्री देवी और सतपाल दूर से खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे।